नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है बेटे बहू के द्वारा अपमानित बूढ़े पिता ने लिया ऐसा कठोर फैसला कि बेटे बहू के ऊपर आसमान गिर पड़ा। अगर आप इस कहानी का पहला और दूसरा भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। आज समझ आया कि सुमित्रा को अपनी बेटी से नफरत क्यों थी। वह बेबस सा हॉस्पिटल लौट आया। सुमित्रा का ऑपरेशन रात में ही हो चुका था। अभी वह बेहोश थी। अमर अनुज के पास आया तो अनुज ने कहा, अंकल परेशान मत होइए, आंटी अब ठीक है। लेकिन पैसे? अमर ने कहा। उनका इंतजाम भी हो गया। कुछ पैसे मेरे और सुनिधि के पास थे, बाकी पैसों के लिए ओल्ड एज होम को गिरवी रख दिया। अनुज ने कहा, ये तुमने क्या किया बेटा? वो तुम्हारी मेहनत थी, हमारे लिए उसे गिरवी रख दिया। अमर ने कहा, अंकल पैसा किसी की जान से बढ़कर नहीं है। आप बैठिए, मैं चाय लेकर आता हूँ, अनुज ने कहा और चला गया। अमर बेंच पर बैठ गया। उसे बहुत हैरानी हुई। एक तरफ उनके बच्चे थे जो इतना गिर चुके थे, और एक तरफ अनुज था जो बिना किसी मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के इन सब के लिए अपना सब कुछ लुटा रहा था। अनुज चाय ले आया। ओल्ड एज होम से कुछ लोग सुमित्रा से मिलने आए। दोपहर तक उन्हें भी होश आया। सभी उनसे मिले, लेकिन अमर बिना मिले ही चला गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी सुमित्रा से नज़र मिलाने की। वह अपने कमरे में बैठा सुमित्रा के बारे में सोच रहा था। उसके बच्चों ने जो बात कही वह मन ही मन उसे परेशान कर रही थी। धीरे धीरे सुमित्रा की तबीयत में सुधार होने लगा। अनुज और सिनिधि अपना सारा काम छोड़कर सुमित्रा की देखभाल में लगे रहे। ओल्ड एज होम का सारा भार अमर और मोहन राव पर आ गया। एक हफ्ते बाद सुमित्रा को घर ले आए। सभी उसे देखकर खुश थे। अमर भी वहीं भीड़ में खड़ा था। सुमित्रा अपने कमरे में आराम करने चली गई। अनुज अपने ऑफिस चला गया। सुनिधि ऑफिस में बैठकर काम देखने लगी। शाम के समय सुमित्रा बगीचे में टहल रही थी। तभी अमर उसके पास आया और गुस्से से कहा, इतना सब हो गया तुम्हारे साथ, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ, सुमित्रा ने नजरें बचाते हुए कहा। मैं तुम्हारे बच्चों से मिल चुका हूँ सुमी। क्यों तुम अकेले इस दुख को झेलती रही? क्या एक बार भी तुम्हें मेरी याद नहीं आई? मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में? अमर ने कहा। सुमित्रा ने अमर को पीछे की ओर धक्का देकर कहा, तुम होते कौन हो मुझसे ये सब पूछने वाले? क्यों बताऊं मैं तुम्हें ये सब? आखिर रिश्ता क्या है हमारा? क्या हमारा कोई रिश्ता नहीं है सुमी? अमर ने कहा। यहाँ से चले जाओ अमर, कहकर सुमित्रा ने पीठ घुमा ली। अमर की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप वहां से चला गया। रात के खाने पर अमर नहीं आया। वह चुपचाप अपने कमरे में लेटे सोच में डूबा था। मन की पीड़ा चेहरे पर साफ झलक रही थी। मोहन राव और जगन्नाथ कमरे में आए, लेकिन अमर को चुप देखकर दोनों अपने अपने बिस्तर में चले गए। रात के 11 बज रहे थे, लेकिन अमर जाग रहा था। उसे जागता देखकर मोहन ने गुस्से से कहा, तुम्हारी नींदें उड़ाकर वो खुद चैन से सो रही है। अमर ने उसकी ओर नजर घुमाई तो मोहन ने कहा, आज शाम उसने जो कुछ कहा सुना मैंने, कितनी मतलबी निकली वो, और तुम्हें उसकी परवाह थी। अमर उठकर बैठ गया और कहा, वो जाग रही है मोहन। मोहन ने सुना तो खिड़की से बाहर देखने लगा। सुमित्रा बरामदे में खड़ी खिड़की की ओर ही देख रही थी। सुमित्रा की तकलीफ अमर समझता था और इसी वजह से वह सुमित्रा को परेशान करना नहीं चाहता था। अमर उससे दूर रहने लगा। सुमी अगर आसपास भी होती तो अमर दूसरी ओर चला जाता। सुमित्रा पहले से भी ज्यादा उदास रहने लगी थी। अमर के साथ किया बर्ताव उसे खल रहा था। एक शाम अमर पौधों की साफ सफाई कर रहा था कि सुमित्रा भी आकर उसका हाथ बटाने लगी। अमर ने सुमी को वहां देखा तो उठकर जाने लगा। सुमित्रा उसके सामने आ खड़ी हुई और कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा अमर, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा जब तुम मेरे बच्चों से मिले और मेरे हिस्से की नफरत तुम्हें मिली। मुझे इस बात का दुख नहीं है सुमी, दुख सिर्फ इस बात का है कि तुम मुझसे ये सब छुपा रही हो, अपना दुख अकेले जी रही हो। क्या मुझे ये सब जानने का कोई हक नहीं? अमर ने कहा, हक है अमर, लेकिन किस मुंह से तुम्हें बताती कि मेरे साथ ये सब हो रहा है? बड़े गर्व से कहा था मैंने कि हम खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था हम दोनों की जिंदगियों में। कहते कहते सुमी का गला भर्रा गया। अमर उसे लेकर सीढ़ियों के पास आया और बैठने को कहा।
खुद कुछ दूर बैठ गया और कहा, अब बताओ सुमी, क्या हुआ था? मुझे सब जानना है और ये हक मैं खुद दे रहा हूँ खुद को। बोलो। चुप मत रहो सुमी। इतने साल चुप रही, काश बोला होता तो आज हम यहाँ नहीं होते, बल्कि एक अच्छी जिंदगी जी रहे होते। कहो सुमी। अमर की बात सुनकर सुमी पिघल गई और कहने लगी, मेरी शादी एक बहुत बड़े परिवार में हुई थी, जहाँ सब था, बस प्यार नहीं था। पति से पैसा, इज्जत, हर जरूरत का सामान मिला, लेकिन कभी उनका प्यार, साथ और वक्त नहीं मिला। समाज के सामने मैं 2 बच्चों की माँ तो बन चुकी थी, पर उनकी पत्नी कभी नहीं बन पाई और थक कर मैंने इसे ही अपनी किस्मत मान लिया। संयुक्त परिवार टूटकर अकेला हो गया। गांव छोड़कर मैं अपने बच्चों और पति के साथ शहर चली आई। कुछ सालों बाद उनका निधन हो गया। बच्चों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। ससुराल वालों ने हाथ खींच लिए और पीहर वालों में इतनी क्षमता नहीं बची थी कि मुझे और मेरे बच्चों को पाल सके। यहाँ रहकर मैंने ही उनका पालन पोषण करना शुरू कर दिया। उन्हें पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। बेटा सरकारी ओहदे में अफसर लग गया तो बेटी भी बैंक में कर्मचारी थी। उन्हें देखकर मैं अपना हर दर्द भूल गई, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बेटे बेटी ने अपने पसंद से शादी की, मैं भला एतराज जताती भी कैसे। बेटी इसी शहर में अपने पति के साथ रहने लगी और बहू मेरे घर में। कुछ दिन सही रहा, लेकिन उसके बाद झगड़े होने लगे। बहू को मैं फूटी आंख नहीं सुहाती थी। मेरे सामने वह अपने दोस्तों को घर नहीं बुला पाती थी। मैं जैसे तैसे करके दिन काट रही थी। एक शाम बेटे ने कुछ पेपर्स देकर कहा कि मैं जायदाद उसके नाम कर दूं, लेकिन कहीं से बेटी वहां आई और खूब झगड़ा हुआ। बेटी ने प्यार दिखाया और भरोसा दिलाया कि वो मेरी सेवा करेगी। मैंने दोनों बच्चों को बराबर जायदाद दे दिया। उसी शाम बेटी और दामाद मुझे अपने साथ ले गए। उन्होंने मेरी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाई कि ये सिर्फ उनका झूठा प्यार था जो उन्होंने जायदाद के चलते दिखाया था। जब बेटी मेरी जिम्मेदारी उठाते उठाते थक गई तो एक शाम दामाद मुझे यहाँ छोड़ गया। कहते कहते सुमी की आंखें भर आई। अमर की आंखें भी नम हो गईं। उसने आंखों के किनारों को साफ करते हुए कहा, इतना सब हो गया और तुमने एक बार भी मुझसे नहीं कहा, क्यों सुमी? मैं पहले ही तुम्हें शादी के लिए ना बोलकर बहुत बड़ी ठेस पहुंचा चुकी थी अमर। उसके बाद कभी तुम्हारा सामना करने की हिम्मत ही नहीं हुई, पर जब तुम्हें यहाँ देखा तो मेरा दिल टूट गया। आखिर हमारे बच्चों ने ऐसा क्यों किया? कहते कहते रो पड़ी सुमित्रा। अमर से उसका रोना देखा नहीं गया तो वह थोड़ा उसके पास आया और उसके हाथ पर हाथ रख कर कहा, सब वक्त का फेर है सुमी। हमारा यहाँ होना भी हमारी किस्मत है कि हम साथ हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ सुमी। बच्चे न सही, हम एक दूसरे से अपना दुख तो बांट ही सकते हैं। अमर की बात सुनकर सुमी ने अपना सर अमर के कंधे पर रख दिया। एक अपनेपन का एहसास दोनों को हुआ। दोनों खामोश बैठे रहे। अंधेरा होने लगा। ऑफिस की खिड़की पर खड़े अनुज और सुनिधि मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रहे थे। अनुज, अंकल आंटी साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना? सुनिधि ने कहा। हाँ सुनिधि, इस उम्र में भी इनका प्यार कहीं ना कहीं जिंदा है। मैं सोच रहा था क्यों ना इन दोनों के लिए कुछ किया जाए, अनुज ने कहा। वाह, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन उससे पहले हमें इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाना होगा, इन्हें एहसास दिलाना होगा, सुनिधि ने कहा। उसकी ज़रूरत ही नहीं है सुनिधि, ज़रा देखो उन्हें, उनके चेहरे पर जो सुकून है उससे साफ पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते होंगे, अनुज ने कहा। हाँ चलो, ऐसे छुपकर किसी को देखना सही नहीं है, सुनिधि ने कहा और अनुज को खींचते हुए वहाँ से ले गई। कुछ देर बाद अमर और सुमी भी वहां से चले गए। दोनों के मन से एक भारी बोझ उतर चुका था और दोनों अब खुश रहने लगे थे। सुमी मोहन राव और जगन्नाथ से भी मिली। चारों घंटों बैठकर एक दूसरे के बारे में बातें करते रहते। कभी कभार अमर और सुमी एक दूसरे को देखकर खो जाते और मोहन और जगन वहां से खिसक जाते। कुछ वक्त हंसी खुशी निकला। एक सुबह मोहन अखबार पढ़ रहा था कि उसने देखा आज वैलेंटाइन डे है। आज के दिन गुलाब का फूल देकर अपने प्यार का इजहार किया जाता है। जैसे ही उसने पढ़ा, अखबार लेकर अमर के पास आया और उसे सब बताया तो अमर ने कहा, छी, हमारी उम्र है ये सब करने की। बच्चों के लिए होते हैं ये प्रेम दिवस। प्यार में क्या बच्चा क्या बूढ़ा, भावनाएं तो सबकी एक ही हैं।
तुम आज सुमित्रा जी को गुलाब दोगे और अगर उन्होंने लिया तो समझ जाना उनके मन में भी वही भावनाएं हैं जो तुम्हारे मन में है। अमन ने उनकी बात नहीं सुनी। फिर क्या था, जगन और मोहन दिन भर उसके पीछे पड़े रहे और आखिर अमर को मानना ही पड़ा। शाम को जब सुमी बगीचे में टहल रही थी तभी अमर वहां आया और गुलाब का फूल कांपते हाथों से उसकी ओर बढ़ा दिया। सुमी ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गई। अमर उदास हो गया। मोहन और जगन उसके पास आए और अफसोस जताने लगे। कुछ देर बाद ही सुमी वापस आई और उसके हाथ में पीला फूल था। उसने फूल अमर को देकर कहा, प्रेम की शुरुआत दोस्ती से होती है। अमर खामोशी से सुमी को देखता रहा और हाथ में पकड़ा लाल गुलाब पीछे छुपा लिया। सुमी मुस्कुराकर वहां से चली गई। अमर किसी नौजवान की तरह शर्माने लगा तो मोहन ने कहा, आज दोस्ती हुई है कल प्यार भी हो जाएगा। अमर की हालत देखकर जगन्नाथ गाने लगा, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। अमर बस उस खिले हुए पीले फूल को देखता रहा जिससे दोस्ती की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। सुमित्रा और अमर अच्छे दोस्त बन चुके थे। वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते 6 महीने गुजर गए। इन 6 महीनों में काफी कुछ बदला, बस नहीं बदला तो अमर और सुमित्रा के बच्चों का मन। अमर इस उम्र में किसी अपने का साथ पाकर खुश था तो सुमित्रा भी अपने सुख दुख अमर से बांट लिया करती थी। अनुज और सुनिधि ने उन दोनों से शादी कर लेने को कहा, लेकिन अमर और सुमित्रा दोनों ही नहीं चाहते थे कि वे किसी ऐसे बंधन में बंधे। कहीं ना कहीं उन दोनों के मन में अपने अपने जीवन साथी को लेकर ईमानदारी अभी भी थी। अनुज ने भी उन्हें ज्यादा नहीं कहा। कुछ दिन बाद पता चला कि सुनिधि माँ बनने वाली है। ओल्ड एज होम में खुशी का माहौल बन गया। सभी बहुत खुश थे। ओल्ड एज होम में अब बस 17 लोग ही रह गए थे, बाकी लोग वहां से कहीं चले गए। अमर ने बाकी लोगों के साथ मिलकर ओल्ड एज होम को सजाया और शाम को वहां जलसा रखा। अनुज और सुनिधि अनाथ थे, उनका अपना कोई नहीं था, इसलिए बस अनुज के ऑफिस से कुछ लोग आए। सभी बहुत खुश थे, नाच गा रहे थे, खुशियां मना रहे थे कि तभी एक बड़ी सी गाड़ी आकर गेट के पास रुकी। उसमें से सूट बूट पहने एक आदमी उतरा। उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे। उसे देखते ही अनुज उसके पास आया, शायद वह उसे जानता था। आदमी ने अनुज को पेपर्स देकर कहा, मुख्तार भाई ने ये कागज भेजे हैं। तुमने 6 महीने के लिए जो पैसे लिए थे वो वक्त खत्म हो चुका है। अब लिए हुए रुपयों को दुगुना करके मुख्तार भाई के सामने हाजिर हो जाना, वरना ये ओल्ड एज होम खाली कर देना। अनुज ने सुना तो टेंशन में आ गया और कहा, लेकिन उन्होंने तो 1 साल के लिए कहा था, इतनी जल्दी मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगा? वो सब मुझे नहीं पता। 2 हफ्ते का टाइम है तुम्हारे पास, पैसे दो वरना ये जगह खाली कर देना। भाई को यहाँ कॉम्प्लेक्स बनाना है, चलता हूँ, कहकर आदमी वहां से चला गया। अनुज मुंह लटकाए पेपर्स हाथ में लिए वापस आया। उसे देखकर सब शांत हो गए। अनुज सीढ़ियों पर आकर बैठ गया। सुनिधि उसके पास आई और कहा, क्या हुआ अनुज, तुम इतने परेशान क्यों हो? अनुज ने सबको सारी बात बताई तो सभी के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। अनुज ने निराशा से कहा, उनके हिसाब से मुझे उन्हें 2 लाख रुपए के बदले 4 लाख रुपए देने हैं, लेकिन इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाऊंगा? तुम अपने ऑफिस में बात करके देखो, शायद वो कुछ मदद करे, सुनिधि ने कहा। नहीं सुनिधि, उनसे मदद ली भी तो वो 50,000 से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। मुझे कुछ करना होगा, मैं ऐसे इस ओल्ड एज होम को बर्बाद होने नहीं दे सकता, अनुज ने कहा। वहां खड़े सभी लोग चुपचाप अनुज की बातें सुन रहे थे। अमर ने सबको आंख से कुछ इशारा किया तो सभी अंदर चले गए। सुनिधि अनुज के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिम्मत दे रही थी। कुछ देर बाद सभी बाहर आए। अमर के हाथ में कुछ रुपए थे। अमर ने रुपए अनुज की ओर बढ़ाकर कहा, बेटा ये 55,000 रुपए हैं, हम सब ने मिलकर जमा किए हैं, तुम इन्हें रखो, शायद तुम्हें कुछ मदद मिले। अरे नहीं अंकल, ये आप सबके लिए है, मैं ये पैसे कैसे ले सकता हूँ? नहीं अंकल, मैं ये नहीं ले सकता, अनुज ने कहा। क्यों नहीं ले सकते? आज तुम्हारी जगह अगर हम सबका बेटा होता तो क्या हम उसकी मदद नहीं करते? और तुम तो हमारे बेटों से भी बढ़कर निकले बेटा। तुम्हारी वजह से हमें छत मिली, 2 वक्त का खाना मिला। तुमने जो हम सबके लिए किया उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है, जगन्नाथ ने कहा। अनुज की आंखों में आंसू आ गए। मोहन उसके पास आया और उसका हाथ थाम कर कहा, रख लो बेटा, मदद समझकर नहीं बल्कि हम सबका प्यार समझकर। तुमने कभी हमें पराये होने का एहसास नहीं दिलाया, तो आज मुसीबत के वक्त हम लोग तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकते हैं?
रख लो। जब सुमित्रा की जान बचाने के वक्त तुमने घर गिरवी रखा तब एक बार नहीं सोचा, तो फिर आज क्यों? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, अमर ने कहा तो अनुज उनके गले आ लगा। सबकी आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला रहे थे। अनुज सीढ़ियों पर बैठ गया। बाकी सब लोग भी वहीं बैठकर बाकी के पैसों के इंतजाम के बारे में सोचने लगे। कुछ देर बाद वहां बैठे असलम ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। सबकी नज़र उसकी ओर घूम गई तो अमर ने कहा, हाँ बताओ असलम। 4 दिन बाद नवरात्र शुरू होने वाले हैं, क्यों ना हम सामने वाले मैदान में माता की स्थापना करें। लोग दर्शन के लिए आएंगे तो यहाँ आकर प्रसाद फूल नारियल लेंगे, दूर से आएंगे तो उन्हें भूख प्यास भी लगेगी, तो यहीं मैदान में खाने की दुकान लगाएंगे, लोगों के मनोरंजन की व्यवस्था भी करेंगे तो सभी आएंगे। इन सब से आने वाले पैसे को हम अनुज को देंगे। कहो कैसा है आइडिया? मुसलमान होकर तुम नवरात्रि की बात कर रहे हो असलम, मोहन ने हैरानी से कहा। मुसलमान हुआ तो क्या हुआ, हूँ तो इंसान ही ना, और ये धर्म का बंटवारा हम इंसानों ने ही किया है, उस ऊपर वाले ने नहीं। इससे अनुज बेटे की समस्या तो हल हो जाएगी, असलम ने कहा। अमर आकर उसके गले लगा और कहा, असलम भाई हम ये सब करेंगे, इस ओल्ड एज होम को बचाएंगे। ठीक है, फिर मैदान की सफाई का सारा काम हम सब मिलकर कल से ही शुरू कर देंगे, जगन ने कहा। मैं प्रसाद और फूलों की दुकान लगा लूँगा, अमर ने कहा। मैं, राधा और सुमित्रा मिलकर खाने की दुकान खोल लेंगे, जानकी ने कहा। मैं नींबू पानी और सोडा बनाऊंगा, मोहन ने कहा। मैं लोगों के मनोरंजन के लिए नई नई प्रतियोगिता लगाऊंगा, जगन ने कहा। और इस तरह एक एक करके सबने काम बांट लिया। अनुज और सुनिधि ने सुना तो उनके पास आकर कहा, मैं और सुनिधि माता की मूर्ति बनाएंगे और उनका दरबार सजाएंगे। सभी बहुत खुश थे और जोश से भरे हुए थे। इसके बाद सबने साथ बैठकर खाना खाया और अगले दिन की प्रतीक्षा में सो गए। सुबह जल्दी उठकर सभी कुदाल फावड़ा लेकर सामने वाले मैदान की ओर बढ़ गए। अनुज ने जगह के मालिक से परमिशन ले ली और सभी काम पर लग गए। मैदान में झाड़ घास फूस ज्यादा था, सबने मिलकर उसे हटाना शुरू किया। काम करते हुए अमर की नज़र सामने से आती सुनिधि पर गई। वह उसके पास आए और उसके हाथ से थर्मस लेकर कहा, अरे बिटिया तुम क्यों चली आई इस हाल में? तुम्हें ये सब काम नहीं करना चाहिए, तुम बस आराम करो और ये वज़न तो बिल्कुल नहीं उठाना। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना अंकल। अच्छा अभी सभी को बुला दीजिए चाय के लिए, सुनिधि ने वहाँ पड़े पत्थर पर बैठते हुए कहा। अमर ने सबको बुलाया, सभी हंसी खुशी चाय पीने लगे। उधर 6 महीनों में रवि और विकास का धंधा ठप्प हो गया। अमर के साइन न करने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों को नहीं मिला और जो बचा खुचा पैसा था वो भी उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में लगा दिया। दोनों भाई परेशान से बैठे थे, तभी बड़ी बहू का भाई वहां आया और उनसे बात की। बातों बातों में सारी बातें सामने आई तो बहू के भाई ने कहा, तुम लोगों को बर्बाद करके वह वहां आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, रवि ने कहा। घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है, भाई ने सोचते हुए कहा। मतलब? विकास ने कहा। मतलब ये कि अगर तुम्हें जिंदगी बनानी है तो उसे अपने रास्ते से हटाना होगा, आदमी ने कहा। दोनों भाई खामोशी से एक दूसरे की ओर देख रहे थे। इधर ओल्ड एज होम में सभी मिलजुल कर नवरात्रि की तैयारियों में लगे थे और दूसरी तरफ एक भयंकर साजिश की जा रही थी। रवि और विकास दोनों बड़ी बहू के भाई निवास की बातों में आ गए। निवास के साथ मिलकर वे लोग घर के कागजात बनवाने लगे। नवरात्रि का पहला दिन था। पूरे रीति रिवाजों के साथ माँ की मूर्ति की स्थापना हुई और धूमधाम से पूजा हुई। जैसा कि सबने सोचा था वैसा ही हुआ। आने वाले लोगों ने प्रसाद लिया, दान पात्र में पैसे दिए। असलम के लगाए मनोरंजन वाले स्टॉल पर सभी ने टिकट्स खरीदे। भूख लगने पर सभी ने वहां से खरीद कर अपनी पसंद का खाना खाया। वहां एक मेले जैसा आयोजन हो गया था। शाम तक भीड़ वैसे ही रही और रात की माँ की पूजा अर्चना के बाद सभी ओल्ड एज होम लौट आए। 2 लोग वहीं माँ के दरबार में सो गए। सभी बरामदे में बैठकर सुस्ता रहे थे। सुबह से अब उन्हें आराम मिला था। अमर ने पानी पीकर मुंह पोंछते हुए कहा, अगर भीड़ ऐसे ही रहे तो हम जल्द ही बाकी के पैसे जमा कर लेंगे। हाँ अंकल, आप सबने आज बहुत मेहनत की है, आप लोगों का ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, अनुज ने हाथ जोड़ते हुए कहा। कैसी बात कर रहे हो बेटा, हम लोगों ने कोई एहसान नहीं किया है। सुनिधि हमारी बेटी जैसी है और बेटी की गोद भराई का सामान उसके पीहर से आता है, बस यही समझकर इन्हें रख लो। मोहन ने सारे पैसे अनुज को थमाते हुए कहा।
अनुज ने पैसे रख दिए और नौकर से सबके लिए खाना लगाने को कहा। खाना खाने के बाद सभी सोने चले गए, लेकिन अमर बाहर बरामदे में सीढ़ियों पर बैठा था। सुमित्रा ने देखा तो उसके पास चली आई और कुछ दूर बैठकर कहा, क्या बात है, तुम सोए नहीं? नींद नहीं आ रही थी। अनुज और सुनिधि के लिए हम सब जितना करें उतना कम होगा सुमी। इन बच्चों ने हमें बिना किसी स्वार्थ के बहुत कुछ दिया है, अमर ने कहा। हाँ, तुम चिंता मत करो, यहाँ आओ, सुमी ने सीढ़ियों पर पैर सीधे करके कहा। अमर ने उसकी ओर देखा तो सुमी ने उसे अपना सर गोद में रखने को कहा। अमर झिझका तो सुमी ने कहा, तुम कहते थे ना अमर, हर प्रेमिका में एक माँ छुपी होती है। इस वक्त एक माँ तुम्हें बुला रही है, प्रेमिका नहीं। सुमी की बात सुनकर अमर ने अपना सर उसकी गोद में रख दिया। सुमी उसका सर सहलाने लगी। एक सुखद अनुभूति, वैसी ही जैसी वह बचपन में अपनी माँ की गोद में सर रखकर महसूस किया करता था। अमर कुछ देर शांत रहा और फिर कहने लगा, अपने वक्त में तुम एक बहुत अच्छी माँ रही होगी सुमी। वो बच्चे बदनसीब होंगे जो तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम नहीं देख पाए। बीती बातों को याद करके सिर्फ खुद को तकलीफ पहुंचाई जा सकती है अमर। माँ बाप हमेशा बच्चों के लिए जीते हैं, उनका भार अपने कंधों पर उठा लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं माँ बाप उनके लिए बोझ बन जाते हैं। ये ओल्ड एज होम उन्हीं बोझ का उदाहरण है, सुमी ने कहा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि एक उम्र के बाद उन्हें भी उम्र दराज होना है, और तब ये सोचकर डर लगता है कि कहीं उनके बच्चे उनके साथ ऐसा न करें, अमर ने कहा। सुमी खामोशी से उसके बालों में उंगलियां फिराती रही। कुछ देर की खामोशी के बाद अमर ने कहा, लेकिन मैं खुश हूँ सुमी कि मैं यहाँ आया और मरने से पहले तुमसे। ऐसी बात मत कहो, अब किसी अपने का जाना देख नहीं पाऊंगी, सुमी ने अमर के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। अमर ने उसका हाथ हटाया और कहा, मौत तो एक अटल सत्य है सुमी, और इस खुशी इस बात की है कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये वक्त हमेशा यादगार रहेगा अमर, सुमी ने कहा। बातें करते करते कुछ देर में ही अमर को नींद आ गई। सुमी ने भी खंभे से सर लगा लिया और अमर के बालों में उंगली घुमाती रही। चांदनी रात के सन्नाटे में दोनों वहीं सीढ़ियों पर सो रहे थे। अनुज किसी काम से बाहर आया तो उन्हें वहां देखकर मुस्कुरा उठा। अंदर गया और एक चादर लाकर दोनों को ओढ़ा दी। पीछे खड़ी सुनिधि सब देख रही थी। अनुज उसके पास आया तो उसने कहा, क्या ये दोनों हमेशा के लिए साथ नहीं रह सकते? एक दूसरे का साथ पाकर इनके चेहरे पर जो सुकून है वो आज तक किसी के चेहरे पर नहीं देखा मैंने। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ हैं। तुम सही कहती हो सुनिधि, बस इन दोनों को किसी की नज़र नहीं लगे, अनुज ने कहा। तो सुनिधि उसके सीने से लगी मुस्कुराती हुई उन दोनों को देखने लगी। अमर की सुबह नींद खुली तो खुद को बरामदे में पाया। बगल में ही सुमी खंबे से सर लगाए सो रही थी। अमर ने उसे उठाया और अंदर जाने को कहा। नहा धोकर सभी पंडाल में पहुंचे और फिर अपने अपने कामों में लग गए। आज दूसरा दिन था और भीड़ भी पहले दिन से ज्यादा थी। दोपहर तक सभी अपने अपने कामों में लगे रहे। दोपहर बाद सबने खाना खाया सिवाय अमर और सुमी के। अमर हिसाब किताब में लगा हुआ था। सुमी ने देखा बर्तनों में सिर्फ एक व्यक्ति के खाने का सामान है। उसने खाना थाली में लगाया। अमर ने जब सुमी से खाने के लिए कहा तो सुमी आनाकानी की। अमर समझ गया कि लग रहा है खाना कम है। अमर ने पास पड़ी खाली थाली में अपनी थाली से आधे चावल निकाले। 4 रोटियों में से 2 रोटी निकाली। दाल और सब्जी को भी आधा आधा करके दूसरी थाली में परोस दिया। थाली सुमी की ओर खिसका कर कहा, जब एक दूसरे का दर्द बांट सकते हैं तो फिर खाना क्यों नहीं, खाओ। सुमी की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। दोनों ने खाना खाया और फिर अपने अपने कामों में लग गए। दिन गुजरते जा रहे थे और रुपए भी जमा हो रहे थे। सभी बहुत खुश थे। इन कुछ दिनों में सुमी और अमर एक दूसरे का ख्याल रखते रखते और करीब आ चुके थे। अपने अतीत को लेकर अब उनके मन में कोई दर्द नहीं था, बल्कि वो आने वाले वक्त की खुशियां देख रहे थे। नवरात्र की आखिरी रात थी। पूजा समाप्ति के बाद खाली पंडाल में बैठे अमर और बाकी सब सुस्ता रहे थे। अनुज और सुनिधि भी वहीं थे। सभी खुश थे और एक सुकून सबके चेहरे पर मौजूद था। नवरात्रि समापन के बाद अनुज ने पैसे जोड़े तो वो उनकी सोच से भी ज़्यादा थे। अनुज ने जो लोन लिया था उसकी दुगनी रकम चुकाने के बाद भी उसके पास 1.5 लाख बचे थे, जिनमें से उसने ओल्ड एज बुजुर्गों से लिए सभी लोगों के पैसे वापस कर दिए थे। अमर को उसके जमा पैसे 4500 रुपए मिले थे। उन्हें लेकर वह पास के ही बाजार में गया।
वहाँ से उसने सुमी के लिए एक बनारसी साड़ी और एक जोड़ी चांदी की पायल खरीदी। शाम को घर आया तो बहुत खुश था क्योंकि कुछ दिन बाद ही सुमी का जन्मदिन था और अमर ये उसे तोहफे में देना चाहता था। 2 दिन बाद अनुज ने सबको इकट्ठा किया और कहा, इस ओल्ड एज होम को बने हुए 5 साल हो चुके हैं और इसी खुशी में कल एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसके मुख्य अतिथि होंगे अमर अंकल और सुमित्रा जी। सभी खुशी से तालियां बजाने लगे। अमर को याद आया कल तो सुमित्रा जी का जन्मदिन भी है। वह बहुत खुश हुआ। अनुज ने ओल्ड एज होम में रहने वाले सभी लोगों के घर पर फोन किया और कल के प्रोग्राम में आने को कहा। तब बड़ी बहू का भाई भी वहीं था। उसने खुशी से कहा, यही सबसे अच्छा मौका है, कल चलो वहां और खत्म कर दो इस कहानी को। भैया कुछ होगा तो नहीं ना, कहीं ये दोनों फंस जाएं तो? बहन ने कहा, फंसेंगे तब ना जब वो बूढ़ा जिंदा रहेगा। कल का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उसने अपने नापाक इरादों को भांपते हुए कहा। क्या अमर सुमित्रा के जन्मदिन की खुशी मना पाएगा? क्या अमर के बच्चे अपने इरादे में सफल हो पाएंगे या अमर अपने बच्चों के इरादों को भाप जाएगा? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। मैं कोशिश करूंगी आज कहानी का अंतिम भाग 5 से 6 बजे तक लाने के लिए। उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अंतिम भाग देखने के लिए कमेंट में यश लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में।